होंगे, स्वस्थ होंगे। और लास्ट क्लास के अंदर अपन ने सर्कुलर मोशन में देखा था कि टर्निंग ऑफ रोड क्या है। ठीक है, अच्छा आपने आज ठीक है। तो अभी अपना सर्कुलर मोशन चल रहा है, या अपन इंट्रोडक्शन बाद में करते हैं। ठीक है, ओके। तो अब एक चीज़ देखो, अपना लास्ट क्या किया था कि जब भी कोई रोड या कोई भी पाथ अगर मुड़ता है उस समय आपको मिनिमम वेलोसिटी क्या रखनी होती है। ठीक है, तो क्या आया था, ठीक है। तो टर्निंग ऑफ रोड हम देख रहे थे, इसके अंदर हमने देखा था जो हमारा फॉर्मूला आया था v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू आर जी। ठीक है, तो ये एक मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे आपको मूव करना जरूरी है अगर आपको किसी टर्न वाले पाथ पर मुड़ना है। फिर मैंने जाते थे आपको ये भी बताया था इसमें दिक्कत क्या है। इसमें दिक्कत ये है कि ये स्पीड डिपेंड कर रही है म्यू पे। म्यू क्या है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यानी कि घर्षण गुणांक। तो ये वैल्यू जो होती है ये हर बार चेंज होती रहती है। तो इसी को हटाने के लिए हम क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड, है ना। तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं। तो ये हमारा हो गया था लास्ट टाइम। अब देखिए बैंकिंग ऑफ रोड क्यों करते हैं, तो यही जो दिक्कत आ रही थी म्यू की, घर्षण जो गुणांक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, ये हर बार बदलता रहेगा। तो अगर हर बार ये बदलता रहेगा तो हमारा जो वेलोसिटी है वो भी बदलती रहेगी। तो हम नहीं चाहते वो बार बार बदले, हम चाहते हैं एक फिक्स मैं वहां पर स्पीड लगा दूं, इस स्पीड से आपको मुड़ना है तो आप आसानी से टर्न ले सकते हैं। बट यहाँ पर दिक्कत क्या है मैंने आपको समझा दिया, अगर बारिश आ गई कुछ हो गया तो वो बदल जाएगा, तो आपकी स्पीड भी बदल जाएगी। तो अब हम क्या करते हैं इसमें, बैंकिंग ऑफ रोड। क्या करते हैं, बैंकिंग ऑफ रोड। अब बैंकिंग ऑफ रोड का क्या मतलब होता है, ये आपने ज्यादातर हाईवेज पे देखा होगा। देखो ये आपके सामने एक रोड है जो आपकी तरफ इस तरीके से आ रही है सीधी। ठीक है, इसको मैंने हल्का सा ऐसे टिल्ट कर दिया, यानी कि बहुत हल्का सा होता है, तो आपने इसको हल्का सा क्या कर दिया, टिल्ट कर दिया। तो ये जो पहले ऐसे पाथ था आपका, ये हल्का सा अब सड़क ऐसे आ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से ये टर्न ले रही है। पहले एकदम स्ट्रेट ले रही थी, अब ये स्ट्रेट ना लेके हल्का सा टिल्ट होके ऐसे घूम रही है। ज्यादातर आप हाईवेज पे या फिर जहाँ पर ब्रिज होते हैं, पुल होते हैं, जहाँ पर मुड़ती है सड़क, तो वहाँ आप देखना इस तरीके से हल्का सा वो सड़क को इस तरीके से बनाते हैं। तो उसका रीजन क्या है उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अच्छा लेट से आपने किसी रोड को यानी कि किसी सड़क को आपने थीटा एंगल ऊपर कर दिया। कितना बैंक किया, दोनों साइड से नहीं करेंगे, दोनों साइड से कर देंगे तो मतलब क्या रहेगा, है ना। हम एक साइड को वहीं रखते हैं और एक साइड को थीटा एंगल ऊपर करते हैं। ठीक है, अब ये जो थीटा एंगल हमने ऊपर किया है यही सारा खेल है। जितना आप इसको ऊपर करोगे उस हिसाब से हम चीजों को चेंज करेंगे। ठीक है, अच्छा मेरा जो पहले कंसर्न था कि फ्रिक्शन के बदलने से v बदल रहा था, तो हम उसी को हटाना चाहते हैं। ठीक है, ओके देखो एक चीज तो क्लियर है, फ्रिक्शन होगा तो आपकी हेल्प ही करेगा, बट अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो दिक्कत है। तो अभी अपन वो केस लेके चलते हैं कि फ्रिक्शन है ही नहीं। फॉर जस्ट इमेजिन आपके सड़क और उस टायर के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, उस केस में भी क्या आप टर्न कर सकते हैं, तो ये बैंकिंग ऑफ रोड आपको करके देगा। ठीक है, अब देखिए करना क्या है, समझना क्या है। ओके लेट्स से यहाँ पर आपके पास एक गाड़ी है जो इस तरीके से, गाड़ी जो है वो आपकी तरफ इस तरीके से आ रही है। अब देखिए मैंने आपको क्या बोला था कि जब भी ये गाड़ी इस तरफ आएगी तो एक फोर्स इस पे ऐसा लगेगा जो इसको दूर की तरफ धकेलेगा। जब हमने पढ़ा था सर्कुलर मोशन, तो कोई एक फोर्स होता है जो बॉडी को बाहर की ओर फेंकता है, उसी बाहर वाले फोर्स के अपोजिट हमें एक फोर्स लगा के उसको काम में लेना है। अच्छा ये फोर्स कहाँ लग रहा है, इस तरफ लग रहा है। ठीक है, ये कौन सा फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल। क्या होती है वैल्यू, mv²/r, ये हमने पढ़ा था। अच्छा मैं तो इमेजिन कर रहा हूं कोई फ्रिक्शन है ही नहीं, यानी कि कोई भी घर्षण नहीं है, तो क्या हम टर्न कर पाएंगे, नहीं तो ये फोर्स हमें क्या करेगा, बाहर की तरफ धकेल देगा। अब होता क्या है कि जैसे हम एंगल पे कर देते हैं तो एक फोर्स जो होता है उसका एक कंपोनेंट, एक घटक, वो इसके सामने आके इसको बैलेंस कर देता है। अब वो कंपोनेंट क्या है उसको समझते हैं। ठीक है, अब चलिए इसका मैं फोर्स डायग्राम बनाता हूँ, एक सिंपल सी बात समझना। अब मुझे एक चीज बताओ, मैंने आपको एक चीज समझाई थी कि हम डायग्राम किसकी बेसिस पे बनाते हैं, एक्सेलरेशन की। एक्सिस जो बनाते हैं हम किसके रेफरेंस से बनाते हैं, सरफेस से नहीं बनाते हैं, किसके रेफरेंस से बनाते हैं, एक्सेलरेशन। ये बॉडी ऐसे मूव हो रही है, ऐसे नहीं हो रही है। ठीक है, ये फोर्स ऐसे लग रहा है, तो एक्सिस भी उसी के रेफरेंस में बनेगी। चलो सारे फोर्स बताओ कौन कौन से लगेंगे, नीचे कौन सा लगेगा, mg। अब एक चीज समझने वाली बात है, mg यहां लग रहा है, बट n जो है अब वो एंगल पर है। कौन एंगल पर है, n है, क्योंकि एक्सिस आपकी ये थी। बात समझ में आ रही है, तो यहां पर कौन सा फोर्स है जो एंगल पर है, n है।
पिछले केसेस में बॉडी इस तरीके से मूव करती थी तो उस केस में mg एंगल पर होता था, बट यहाँ पर अब इस तरीके से बॉडी मूव कर रही है, तो इस बार एंगल पे कौन है, n, यानी कि नॉर्मल फोर्स है। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और कोई फोर्स आपको दिख रहा है? ये वाला फोर्स जो बाहर की ओर लग रहा है कितना, F, सेंट्रीफ्यूगल CF। क्लियर है सभी को? ओके। अब मुझे एक चीज बताओ, ये मेरा सरफेस है, ये मेरा नॉर्मल फोर्स है। अगर मैंने सरफेस को थीटा एंगल ऊपर इंक्लाइंड किया, सरफेस को कितना ऊपर किया, थीटा एंगल, तो एन भी कितना एंगल मुड़ेगा। तो अगर आपसे मैं पूछूं एंगल यहाँ पर थीटा अगर ये है तो यहाँ पर कौन सा होगा, ये वाला, सही है ना। पहले ऐसे सरफेस था, आपने ऊपर किया तो एन भी कितना एंगल पीछे हुआ, थीटा ही हुआ। तो अगर ये थीटा है तो ये कितना हो जाएगा, थीटा, यानी कि ये एंगल कितना है अपना, थीटा। अच्छा ये कौन सा कंपोनेंट है जिसके साथ एंगल बनता है, वो कॉस का, एन कॉस थीटा, और ये वाला, अब बात समझ में आई। इसके सामने कौन आ गया, एन साइन थीटा। मैंने आपको क्या बोला, इसको बैलेंस करने के लिए एक फोर्स चाहिए। अभी आपके सामने कहीं पर भी फ्रिक्शन का यूज हुआ नहीं हुआ। अच्छा अगर फ्रिक्शन होता तो क्या होता, वो इसी के साथ जुड़ जाता, तो वो एक एडिशनल है आपके पास। अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब एक चीज करते हैं, बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को। ये किसके इक्वल है, तो एन कॉस थीटा किसके बराबर है, mg के, और एक n साइन थीटा f cf के, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के। क्लियर है ना। हम कौन सी कंडीशन, जब गाड़ी आराम से टर्न कर लेगी, और जब टर्न कर लेगी तो सारे फोर्स एक दूसरे के बराबर होंगे। ओके, ये इक्वेशन नंबर 2 है, ये इक्वेशन नंबर 1 है। हम डिवाइड कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को 1 से, तो बताओ क्या आएगा। सेकंड इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं फर्स्ट से, तो n साइन थीटा अपॉन n कॉस थीटा इज इक्वल्स टू, अच्छा FC का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन r, तो mv स्क्वायर अपॉन r नीचे रहेगा, और mg ऐसा कैसे, m से m कैंसल आउट, ठीक है, n से n कैंसल आउट, n साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा टेन थीटा इज इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg। यहां से हमें निकालना क्या है, v, तो v क्या हो जाएगा, अंडर रूट टेन थीटा rg। सबको क्लियर है। अब देखो इस फॉर्मूले में अच्छी चीज क्या है, कहीं पर भी म्यू नहीं आ रहा है क्या म्यू। अब जो भी चीजें इसमें आ रही है सब हमारे अंडर कंट्रोल है कि नहीं है। थीटा क्या था, कितना आपने उसको टिल्ट किया है, तो वो हमारे अंडर कंट्रोल है, सॉरी कभी बदल जाएगा नहीं। आर क्या है, उस सर्कल का रेडियस, जहां से आपने पुल को घुमाया है या जो हाईवे को घुमाया है उसका क्या है, ये रेडियस, ये भी हमारे कंट्रोल में है, और जी को हम कांस्टेंट मानते हैं। तो कुल मिला के ये सारी की सारी चीजें हमारे कंट्रोल में। तो हम वहां पर अगर आप बोर्ड लगाते हैं कि इस स्पीड से अगर आप मुड़ोगे तो आप सेफली टर्न करोगे, मिनिमम की बात कर रहा हूँ ना, सॉरी मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। तो अगर आप इससे मुड़ोगे तो आप आसानी से टर्न ले सकते हो, बट अगर आपने उसको किया तो यू कैन गो आउटसाइड, क्योंकि इसमें कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि म्यू कितना चाहिए, म्यू नहीं चाहिए, क्योंकि म्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो इवन अगर आप बैंकिंग करते हो तो बिना फ्रिक्शन के भी आप टर्न ले सकते हो, बट एक नॉर्मल सड़क पर ये पॉसिबल नहीं है। अगर नॉर्मल सड़क पे आप टर्न लोगे तो कोई फोर्स उसके बैलेंस करने के लिए है ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन वहां पर आप ले नहीं रहे हो। तो आप हमारे कोर्स में हम ये दो फॉर्मूले याद रख लें। एक जो पहले वाला जो क्या था, v इक्वल्स टू अंडर रूट म्यू rg, और एक यहाँ पर ये वाला क्या है, v इक्वल्स टू टेन थीटा rg, या फिर टेन थीटा इक्वल्स टू v स्क्वायर अपॉन rg। अब कई बार इसको थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेट करते हैं, कैसे। अभी आपके सामने ये मैंने लेट से बैंकिंग करी, वापस इसको डायग्राम बनाता हूँ। अच्छा ये जो चीज है इसको बोलते हैं लेंथ ऑफ रोड। जो भी आपने जो लेंथ, सड़क की जो विड्थ है कि वो सड़क कितनी चौड़ी है, उसकी लेंथ है ना ये, और जितना आपने इसको ऊपर उठाया, तो ये लेट से आपने इसको h हाइट पर उठाया, कितना उठाया, h हाइट पे, तो ये टेन थीटा क्या हो जाएगा बताओ। इसमें टेन थीटा लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, है ना। तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो कई बार हमें ये थीटा ना देके क्या दे देंगे, उसकी विड्थ, और क्या दे देंगे, उसकी हाइट, कितना आपने उसको बैंक किया। तो वहां से हम क्या चीज निकाल सकते हैं, थीटा। तो एक बार अगर थीटा आ गया, टेन थीटा से वैल्यू आ गई, तो आप यहाँ रख के उसको सॉल्व भी कर सकते हैं। तो बस एक छोटा सा स्पेशल केस है कि थीटा ना देके आपको वो क्या दे सकते हैं, लेंथ और मतलब विड्थ और हाइट, कितना आपने उसको बैंक किया। चलो इसको उतार लो एक बार, फिर हम आगे चलते हैं, ठीक है। ओम प्रकाश, गुड आफ्टरनून। मोहन, जय हिंद। ओके, तो ये था हमारा बैंकिंग ऑफ रोड, जिसमें हम जब टर्न लेते हैं
उस समय हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसमें एक चीज आपको ध्यान में क्या रखनी है कि बैंकिंग ऑफ रोड के अंदर अगर थीटा ना दिया हो तो आपको उसने बैंकिंग की हाइट और विड्थ ऑफ जो रोड है उसकी आपको वो गिवन करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट बैंकिंग ऑफ रोड, ठीक है। अब थोड़ा सा मैं चीजें वापस कंक्लूड करता हूं कि हमने सर्कुलर मोशन में क्या क्या पढ़ा है, बिकॉज सर्कुलर मोशन में इतना ही पढ़ना है। तो सर्कुलर मोशन में हमने पहले देखा सर्कुलर मोशन होता क्या है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। फिर हमने क्या बात करी एक्सेलरेशन की। एक्सेलरेशन कितने टाइप के होते हैं, दो तरीके के, कौन कौन से, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। फिर क्या होता है अल्फा, थीटा, ओमेगा और अल्फा, वो पढ़ा। उसके बाद हमने देखा ये दो तरीके की चीजें। तो यही हमारा ओवरऑल क्या है, सर्कुलर मोशन है। तो सर्कुलर मोशन में हमें एनडीए में इतना ही ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे ज्यादा चीजें आपसे वो नहीं पूछेंगे, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस इसमें नहीं बनेंगे, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, रिलेशन वाले। अगर आर को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो वी बढ़ेगा घटेगा, तो ये सारी चीजें आपको ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। जब एक बार 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तो एक साथ में उन सबके क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, ठीक है। तो अभी हमें फोर्स बाकी है, फ्रिक्शन के क्वेश्चन बाकी है और इसके बाकी है, ठीक है। तो क्लब करके हम 2 दिन फिर क्वेश्चन ही करेंगे, ठीक है। अब जो इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा है, प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप या गति। अब प्रोजेक्टाइल मोशन हम सर्कुलर मोशन से कैसे लिंक कर सकते हैं, कोई आइडिया। दोनों में क्या मतलब आप कह सकते हो कि सिमिलैरिटी है सर्कुलर मोशन और प्रोजेक्टाइल मोशन में। दोनों 2D मोशन है। कैसे मोशन है, 2 डायमेंशन। 2 डायमेंशन का क्या मतलब होता है, जब बॉडी एक ही समय एक्स एक्सिस में भी हो वाई में भी हो। हमने सबसे पहले कौन सा मोशन पढ़ा था, 1 डायमेंशन, या तो बॉडी एक्स एक्सिस में जाएगी या वाई में जाएगी, है ना। सर्कुलर मोशन में आपने देखा था ना किसी एक ही पॉइंट पर यहाँ पर बॉडी ऐसे भी जा रही है, मतलब बेसिकली इसमें दोनों कंपोनेंट है एक्स और वाई के, है ना। जब एंगल पर कोई चीज अगर जाती है तो उसमें दोनों चीजें होती हैं। अब वही सेम प्रोजेक्टाइल में भी है। प्रोजेक्टाइल में भी एक ही समय में उसके पास कंपोनेंट होते हैं, 2 तरीके से वो मोशन करती है, हाइट पे भी जाती है, दूर भी जाती है, ठीक है। उस पर हम आते हैं। तो चलिए हेडिंग लगा लो नेक्स्ट, दैट इज नोन एज प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन से एक वर्ड आपको समझ में आएगा जिसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट करना। व्हाट डू यू मीन बाय प्रोजेक्ट, किसी चीज को फेंकना, ऑब्वियसली बात है। अब एक और चीज यहां समझ में आती है, प्रोजेक्टाइल में पी को देखना, पी का मतलब होता है पैराबोला। आपको टर्म समझनी है इसमें। प्रोजेक्टाइल का मतलब किसी चीज को हमने फेंका और उसने पाथ जो बनाया, रास्ता जो बनाया, वो कैसा बनाया, पैराबोला। अब पैराबोला की एकदम डिटेल में नहीं जाना, बट सिंपल समझते हैं पैराबोलिक पाथ होता क्या है। तो इसके अंदर समझ लो आपने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया। अब मेरे को चीज समझाओ, अगर मैं इसको स्ट्रेट थ्रो करूंगा तो दिस इज अ लीनियर मोशन। तो ये कौन सा मोशन है, लीनियर मोशन। बट अगर मैं इसको हल्का सा एंगल पर थ्रो करूंगा तो ये कैसे जाएगा, क्या ये परमानेंट चला जाएगा सीधा, नहीं। आप जब कैच खेलते हो या आपने देखा होगा कैच जब आती है तो वो कैसे पास से आती है, ऐसे आती है ना। ऐसे तो यानी बॉल को आपने फेंका एंगल पर, कोई वापस ही नहीं आई, इज इट नॉट पॉसिबल, वापस तो आनी है उसको, है ना। अब वैसा भी नहीं है कि जहां से आपने फेंकी वापस आपके पास ही आ जाएगी, ये भी नहीं होगा। इसका मतलब वो जो बॉल जो ये पाथ बना रही है ना, दिस पाथ इज नोन एज पैराबोलिक पाथ। ये जो पाथ है ये क्या है, तो इसीलिए ये वाले मोशन को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन। अब इसकी खासियत क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन में 2 चीजें आपको देखने को मिलती है। एक जो मेरी बॉल है, एक तो वो दूर भी जा रही है और हाइट पे जाके वापस भी आ रही है। जब अपन नॉर्मल मोशन पढ़ते हैं इसमें 2 चीजें दो चीजें एक बार में नहीं हो सकती। आपको या तो बॉल को हाइट पे फेंको या तो बॉल को दूर फेंको। जब हाइट पे फेंकोगे तो वो दूर नहीं जाएगी और जब दूर फेंकोगे तो वो हाइट पे नहीं जाएगी। लीनियर मोशन में यही तो होता है। बट इसके अंदर खासियत क्या है, एक ही टाइम पर दोनों चीजें हो रही है, बॉल आगे भी जा रही है और हाइट पे भी जा रही है, फिर वापस हाइट से उतर भी रही है और आगे भी जा रही है। तो यहाँ पर दोनों ही कंपोनेंट इसके अंदर आ रहे हैं, इसलिए 2 डायमेंशन क्यों बोलते हैं। एक ही टाइम पर दोनों चीजें हो रही है, एक्स डायरेक्शन में भी जा रही है, वाई में भी जा रही है। क्लियर है। तो इसीलिए अब यहाँ पे कुछ पॉइंटर्स में लिख देता हूं। तो पहला तो इसका पाथ है, पाथ कैसा है, पैराबोलिक। दूसरा इसके अंदर बॉडी जो होती है वो अचीव करती है क्या,
हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिस्टेंस। तो इसके अंदर बॉडी क्या करती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डिस्टेंस दोनों कवर करती है। तीसरा, इसको 2 डायमेंशन मोशन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, 2 डायमेंशन मोशन। ठीक है, अब हमें इसमें क्या क्या चीजें समझनी है। देखो, जब भी हम प्रोजेक्टाइल मोशन करते हैं ना, 2 ही क्वांटिटी गिवन होती है। एक जिससे आप उसको फेंक रहे हो, और दूसरा कितने एंगल से फेंक रहे हो। ओवरऑल इस पूरे चैप्टर में से ये 2 ही क्वांटिटी है जो हम जानते हैं। अब उसके बाद क्या होने वाला है वो हम नहीं जानते, वो हम निकालते हैं। ठीक है, सुनना, यानी कि अगर आपको ये पता है कि आपका वेलोसिटी क्या है और आपने कितने एंगल पर उसको फेंका है, तो आप बता सकते हो क्या, कितना दूर वो जाएगा और कितना हाइट पे जा सकता है मैक्सिमम, और तीसरा उसको कितना टाइम लगेगा। तो कुल मिला के ये 3 चीजें ही इस प्रोजेक्टाइल मोशन में पढ़नी है। क्या क्या, वापस बताओ। एक तो कितना हॉरिजॉन्टली दूर जाएगा, दूसरा मैक्सिमम कितना हाइट पे जाएगा, हर हाइट नहीं निकालनी है, सबसे ज्यादा ऊपर वो कब जाएगा, और तीसरा कितने टाइम तक वो हवा में रही बॉल, इसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो कुल मिला के इस प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या निकालनी है, 3 चीजें ही निकालनी है। अब दिया क्या है हमें, सिर्फ 2 चीजें, यू जिससे हमने बॉल को फेंका है, और थीटा जितने एंगल से हमने उसको फेंका है। थीटा जरूरी क्यों है, अगर आप थीटा नहीं लिखोगे तो आपको पता नहीं बॉल कितना ऊपर गई है कितना दूर गई है। तो थीटा इज इंपॉर्टेंट, और सेकंड क्या है, कितना आपने उसको वेलोसिटी से फेंका है। अब इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं, नीरज चोपड़ा का ना। जब जैवलिन थ्रो की बात करते हैं अपन, डिस्कस थ्रो की बात करते हैं, शॉर्ट पुट की बात करते हैं, हर एक के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन ही होता है, यू एवरीवन नो। अब उस प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर एम क्या होता है, मेडल किस बेसिस पे मिलता है। जैसे अगर मैं जैवलिन थ्रो की बात करूं तो वो रेंज से मिलता है। वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नापते हैं कि वो कितना दूर गया। तो क्या उसका एम ये था कि दूर ऊपर तक पहुंचाना है उसको, उसका एम था उसको दूर पहुंचाना है। तो वो भी हम बात करेंगे कि दूर पहुंचाने के लिए उसको कितना एंगल रखना चाहिए था, या कितना उसने रखा, और कितने स्पीड से फेंका। ऐसा होता ना, अगर कि दम लगाने का खेल है, तो आज अगर कोई खली जैसा बंदा आज बहुत दम है, तो वो भी उसको बीट क्यों नहीं कर पाएगा। टेक्निक इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, कितने एंगल पर आपने उसको फेंकना है, किस इंक्लिनेशन से फेंकना है, वो एबिलिटी, वो एजिलिटी उस खली के अंदर नहीं होगी। बट नो ऑब्वियस उसमें दम बहुत है, पर अगर दम का खेल होता तो भैया, तो फिर जो बॉडी बिल्डर है वो तो बहुत दूर फेंक सकते थे ना। सो इट्स नॉट ऑल अबाउट वेलोसिटी कितनी है, इट्स ऑल अबाउट वेलोसिटी प्लस एंगल। तो वो जो टेक्निक है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी तो मैं चलो आपको बोल दूंगा ये 45 डिग्री हमने नाप लिया, पर जब वो रनिंग करके आता है उसका हैंड की पोजीशन से सब चीजें हिल जाती है, किस एंगल पर फेंकना है, क्या फेंकना है, कितना मुझे इंक्लाइन रखना है, हवा का भी बहुत बड़ा रोल होता है ना। तो वो सारी बातें हम इसमें समझेंगे आगे जाके। तो कुल मिला के इसमें हमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है, तो अपन एक बार शॉर्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, ओके। तो इसके अंदर बेसिकली हमें 3 चीजें ढूंढनी है। एक तो होता है इसमें रेंज, क्या बोलते हैं, रेंज हिंदी में बोलते हैं परास। फिर आता है इसमें हाइट, हाइट कौन सी लेनी है, मैक्सिमम हाइट, अभी मैं डायग्राम में बता दूंगा। और एक लास्ट होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट यानी कि उड़न काल, कितना टाइम उसको लगा हवा के अंदर। अब इसको डायग्राम में रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लेट्स से ये एक पैराबोलिक पाथ है, प्रोजेक्टाइल मोशन हुआ है। हम क्या जानते हैं, हम जानते हैं इसका ये u यहाँ पर क्या है, जिस वेलोसिटी से हम फेंक रहे हैं। और थीटा हमेशा किससे नापते हैं, हॉरिजॉन्टल से। कहां से नापते हैं, लेट्स से आपने थीटा एंगल से u वेलोसिटी से किसी चीज को फेंका। अब रेंज क्या है, रेंज है यहां से लेके यहां तक का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। रेंज को कैसे डिनोट करते हैं, r से। कैसे करते हैं, r से। अब हाइट तो आप हर पॉइंट पर अलग देखोगे, बट एक पॉइंट ऐसा आएगा जब वो मैक्सिमम ऊपर जाएगा, उसके बाद वापस नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एच मैक्स है, एच मैक्स यानी कि मैक्सिमम हाइट है। और नेक्स्ट लास्ट चीज क्या, लेट से ये पॉइंट ए है, ये सी है, तो ए से सी जाने में इसको कितना टाइम लगा, टी टाइम लगा। तो ये हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो कुल मिला के हमें ये 3 चीजों के बारे में ही बात करनी है, कितना इसको टाइम लगेगा, कितना दूर जाएगा हॉरिजॉन्टली, और कितना ये मैक्सिमम हाइट पर जाएगा। सभी को क्लियर है सामने कि अब हमें करना क्या है। बेसिकली हमें इन 3 चीजों के बारे में बात करनी है, जहां पर सिर्फ हम 2 चीजें जानते हैं, यू और थीटा। क्लियर है सभी को। चलिए अब पहली बात हम किसकी करेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा, उससे पहले मैं एक पॉइंट यहाँ पर जिसके बारे में बात करना चाहूंगा, वो है ये वाला पॉइंट। इस वाले पॉइंट पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। ये पॉइंट कौन सा है, लेट्स से ये पॉइंट है बी,
अब ये बी पॉइंट है, वो पॉइंट जहां पर बॉडी मैक्सिमम ऊपर जा सकती है और वापस नीचे आएगी वहां से, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है कि इस पॉइंट पर होता क्या है। देखिए थोड़ा सा मैं आगे चलता हूं। अब अपन क्या कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, अभी मैं उस पर आऊंगा, उससे पहले हम कुछ टर्म समझ लेते हैं। लेट्स से ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, अभी मेरी जो बॉल है वो इस पॉइंट पर कहीं है, ठीक है। आपने उसको कितने वेलोसिटी से फेंका था, u से। मैंने क्या बोला कि उस वेलोसिटी में दो खासियत है, एक तो वो बॉल को आगे भी ले जा रही है और ऊपर भी ले जा रही है। इसका मतलब उसमें दो क्या है, कंपोनेंट है। तो ये वाला जो कंपोनेंट होता है, देखो जब आपने किसी u से फेंका थीटा एंगल पर, तो हम क्या करते हैं, इसके दो कंपोनेंट करते हैं ना। जिससे एंगल बनता है वो कौन सा होता है, कॉस का, और दूसरा वाला। तो देखिए होता क्या है, मैं आपको सीधा डायग्राम से समझाता हूँ। समझ लो अभी यहाँ पर है, फिर यहाँ पर आया। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, तो आप एक चीज नोट करेंगे कि ये वाला कंपोनेंट धीरे धीरे घटता जाएगा। क्यों घटता जाएगा, बिकॉज ये हाइट पे जा रहा है ना। और ये वाला कंपोनेंट कांस्टेंट रहता है, क्या रहता है, कांस्टेंट। अब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है तो क्या हो रहा है, ये वाला कंपोनेंट घटता जा रहा है। क्यों घटता जा रहा है, क्योंकि हाइट तो बढ़ रही है, बट ये वाले कंपोनेंट असली स्पीड ही तो है। देखो उस वेलोसिटी के पास दो कंपोनेंट थे, ये वाला कौन सा है, u cos थीटा, और ये वाला कौन सा है। तो अगर मैं बोलूं कौन सा कंपोनेंट दूरी तय करवा रहा है और कौन सा कंपोनेंट हाइट पे लेके जा रहा है। अब एक चीज हमेशा ध्यान रखना, प्रोजेक्टाइल मोशन में जो u cos थीटा होता है वो कभी नहीं बदलता। u cos थीटा जो होता है वो कांस्टेंट होता है a से लेके c तक। अगर ये पॉइंट a है, यहाँ पर एक b पॉइंट ले लेते हैं और c पॉइंट, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, u cos थीटा नेवर चेंजेस, यानी कि ये कभी भी नहीं बदलता। ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, रही बात साइन थीटा वाले कंपोनेंट की, ये क्या कर रहा है, हाइट पे लेके जा रहा है। बट अगर ये कांस्टेंट रहता तो ये लगातार उसको ऊपर ही लेके जाता, नीचे लेके नहीं आता। इसका मतलब यहां पर u साइन थीटा वाला जो है वो बदलता है। कैसे बदलता है, सुनना। जैसे जैसे ऊपर जा रहा है स्पीड बढ़ती है, घटती है, घटती है ना। मतलब जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है, हाइट पे पहुंच रहा है, इसकी स्पीड धीरे धीरे घट रही है। तो आप देखना ये एरो का जो साइज है, इसको मैं धीरे धीरे देखो कम कर रहा हूं। यहां पर आके सिर्फ और सिर्फ कौन बचेगा, यहां पर आके कौन सा कंपोनेंट जीरो हो गया। तो ये पॉइंट हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, बिकॉज यहां पर हमेशा ध्यान रखना u जीरो नहीं होता। क्वेश्चन आता है कि हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, ऑप्शंस दिए होते हैं, वेलोसिटी जीरो हो गई, वेलोसिटी जीरो नहीं है ना, इट कैन बी जीरो, ऐसे कुछ ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। हमें क्या लगता है ऊपर जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है, सही बात है, वो हो जाती है। बट अगर मोशन सिर्फ कैसा हो, वर्टिकल हो, लीनियर हो, क्योंकि वहां जाके रुक जाते हैं तो v जीरो हो जाता है, फिर वो नीचे आता है। बट यहां पर अगर v जीरो हो जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस ये बॉल तो यहीं गिर जानी चाहिए, बड़ी आगे भी तो जा रही है। इसका मतलब कोई वेलोसिटी है जो उसको आगे भी लेके जा रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती। क्या जीरो होता है, u साइन थीटा। क्या जीरो होता है, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो हाईएस्ट पॉइंट पर क्या होता है, u साइन थीटा जीरो होता है, u जीरो नहीं होता, बिकॉज अभी भी u के पास u cos थीटा है जो उसको उस पॉइंट से भी आगे भी लेके जा रहा है। बात समझ में आई, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। अब जैसे इधर आ जाता है, अब क्या होगा बताओ, इस पॉइंट पर u cos थीटा में कोई चेंज नहीं आया, बट अब धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़नी स्टार्ट हो गई। जब कोई चीज ऊपर से नीचे आती है तो क्या होता है, स्पीड बढ़ती है। तो अब धीरे धीरे ये वापस वेक्टर स्टार्ट हो जाएगा, बट डायरेक्शन कैसी हो जाएगी, अपोजिट। अब यहां पर एरो का साइज देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो आपने एक चीज यहां पर नोट क्या करी, जैसे जैसे ऊपर जा रहा है ये वाला एरो का साइज कम हो रहा है, यानी कि u साइन थीटा कम हो रहा है। फिर जब वापस आ रहा है तो यहां पर u साइन थीटा बढ़ रहा है, बट डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट। अगर मैं इसको प्लस मानता हूं तो इसको मैं माइनस लिख देता हूं, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग कि यहां पर हो क्या रहा है। बट इस पूरे जर्नी के दौरान u cos थीटा कैसा है, कांस्टेंट है, उसको तो छेड़ना ही नहीं है। u cos थीटा का सिर्फ काम है रेंज का। जब अपन रेंज की बात करते हैं ना कि कितना दूर लेके जाएगा, तो कौन सा कंपोनेंट काम का है, cos का। और हाइट की जब बात करते हैं तो अब इसमें ये वाला पॉइंट अच्छे से याद रखना, टॉप पॉइंट पर क्या होता है, ये एक अच्छा क्वेश्चन यहां से बनता है। टॉप पॉइंट पर u हमेशा ध्यान रखना जीरो नहीं होता है। क्या जीरो होता है, u साइन थीटा। अब मैं आपको एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बताता हूं जो इस पे पूछा गया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, मुझे जवाब बताना, ठीक है। क्वेश्चन है
एट ए, इस ए पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है E, कितनी है E। लेट्स से ए पॉइंट पर इसकी काइनेटिक एनर्जी है E, जब हमने U वेलोसिटी से थीटा एंगल पर किसी बॉल को प्रोजेक्ट किया, हमने इस ए पॉइंट से किसी U वेलोसिटी थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी है E है। अब क्वेश्चन क्या है, एट टॉप, यहां पर मतलब बी पॉइंट है हमारा, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ठीक है, फॉर्मूला आपको बताना है। अब इसको अगर आप वैसे समझोगे कि सर ऊपर जाके तो v 0 हो जाएगा, तो आप इसका आंसर 0 बताते हैं, बट इन रियलिटी 0 नहीं होगा। मैंने अभी आपको बोला ना क्या 0 होता है, u sin थीटा। अब मेरा क्वेश्चन है इसकी काइनेटिक एनर्जी इस पॉइंट पर क्या होगी, एनीवन? E की टर्म में बताना है। अगर काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर E है तो यहाँ पर कितनी होगी, E बाय कोई फॉर्मूला बता दो या तो कुछ। अच्छा पहले बताओ यहाँ पर क्या फॉर्मूला बनेगा, ए पे बनेगा E किसके बराबर है, हाफ m u स्क्वायर, सही है, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ कोई कंपोनेंट नहीं है। अच्छा यहाँ पर हमें पता है क्या 0 होता है, पर u cos थीटा तो है ना, तो काइनेटिक एनर्जी अभी उसके पास है। अच्छा B पे क्या हुआ, B पर अब ये E डैश ले लेते हैं, लेट से B पर ये E डैश हो गया, फॉर्मूला क्या बनेगा, हाफ m u cos थीटा का स्क्वायर, तो u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा कर दूं, समझ में आया? ओके अब हमें पता है कि E किसके बराबर है, तो हाफ एम यू का E रख देता हूं, तो ये क्या बनेगा, हाफ तो आएगा नहीं, E cos स्क्वायर थीटा। तो ये है आपकी काइनेटिक एनर्जी एट द टॉप इन टर्म्स ऑफ E। अगर आपको कोई बोल दे कि यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी 100 जूल है और उसको मैंने 60 डिग्री एंगल पर प्रोजेक्ट किया, तो बताओ इस पॉइंट पर एनर्जी कितनी होगी। E की जगह रख दो 100, इसकी जगह क्या रख दोगे, cos 60 यानी कि हाफ यानी कि 1/4, तो 100/4 25 जूल हो जाएगी। क्लियर है, 0 नहीं होगी, दैट इज इंपॉर्टेंट पार्ट। हमें लगता है 0 है, क्या क्वेश्चन पूछा ऐसे ही घुमा रहा है, वो तो हमें पता है वहां तो v 0 होता है तो k भी 0 हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर k 0 होता ना, ये आगे नहीं जाता, ये वहीं पर यहीं का यहीं गिर जाता। ठीक है, चलो इसको उतार लो, ये अच्छा क्वेश्चन है। मतलब अगर स्टार्टिंग में उसकी काइनेटिक एनर्जी E है तो टॉप पे क्या होगी, तो टॉप पे होगी E cos स्क्वायर थीटा। अब वो थीटा पे डिपेंड करता है और E पे डिपेंड करता है कितना उसने दिया है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रखने हैं। एक तो E जो होता है, सॉरी U sin थीटा होता है वो बदलता है, दूसरा U cos थीटा हमेशा सेम रहता है, और तीसरा टॉप पे U sin थीटा 0 हो जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, ओम प्रकाश नहीं पहचाना, नहीं फोटो नहीं आ रही ना, सर पहचाना क्या, नहीं पहचाना नहीं। चलिए यहाँ तक क्लियर है सभी को। अब वापस चलते हैं उस 3 पॉइंट पर जो हमें निकालने हैं, रेंज, टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट। बट ये चीज का ध्यान रखना जो मैंने आपको समझाया है यहाँ पर। ठीक है, अच्छा इसमें एक और पॉइंट, चलो वो नेक्स्ट में बता दूंगा मैं। एक मिनट सर, हाँ नहीं हटा नहीं रहा। तो यहाँ पर ये जो वेक्टर्स बनाए इसका एक मतलब है, यहाँ पर आप देखोगे धीरे धीरे ये ऊपर वाला वेक्टर घट रहा है फिर वापस बढ़ रहा है, बट ये u cos थीटा वाला जो लेंथ है वो सेम है। ओके डन, चले आगे चलते हैं। एक मिनट सर, बस एक बार कल से अलग अलग बैठना, पीछे जो बैठे आगे आगे बैठो। बातें बहुत करते हो। चलो हो गया, yes, sir. बहुत टाइम है, क्लास के बाद जाके आराम से बैठो, बाहर बैठ के बातें किया करो, रोन रो क्लास में बातें करते हो। चलो आगे। ओके, ये टाइम वापस नहीं आएगा। ओके चलो, अब यहाँ पर हमें 3 चीजों के बारे में बात करनी है। जैसा कि मैंने आपको बोला था, एक है टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज और मैक्सिमम हाइट। तीनों में सिर्फ हमें क्या दिया होगा, u और थीटा, दैट्स इट। अब चलिए बात करते हैं, सबसे पहले हम करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैं आपको ये भी साथ में बताता रहूंगा क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो हमें ज्यादा फोकस उन पे ही रखना है।
लेट्स से टाइम ऑफ फ्लाइट को मैंने डिनोट किया कैपिटल टी से। ओके, अब पहले समझते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट है क्या। तो मैंने आपको आइडिया दे दिया था कि जब हमने किसी बॉल को प्रोजेक्टाइल मोशन उसका करवाया तो कितना टाइम उसको एयर में रहा, यानी कि कितना टाइम उसको पूरा उस मोशन के दौरान जो लगा है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब इसमें भी दो टर्म्स और आती है, कितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगा और कितना टाइम उसको नीचे आने में लगा। तो एक चीज आप हमेशा ध्यान रखना, अभी हम जो भी यहाँ पर बात कर रहे हैं वी आर नॉट टेकिंग एयर फ्रिक्शन, हम एयर फ्रिक्शन की यहाँ पर उसको नेग्लेक्ट कर रहे हैं। हम कह रहे हैं यहाँ हवा का कोई रोल ही नहीं है, हवा यहाँ पर है ही नहीं। एज पर आर कैलकुलेशन हम इसमें भी एयर फ्रिक्शन को इंक्लूड नहीं करेंगे, नहीं तो उससे भी काफी चेंजेस आएंगे, हवा का भी बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। ठीक है, अब यहाँ पर बात समझने वाली ये है कि जितना टाइम उसको ऊपर जाने में लगता है उतना टाइम उसको वापस आने में लगेगा। तो ये फैक्ट अपने माइंड में क्लियर रखना। फॉर एग्जाम्पल अगर 10 सेकंड लग रहे हैं ऊपर जाने में तो वापस 10 सेकंड लगेंगे नीचे आने में, ये आपको लीनियर मोशन में भी याद रखना है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर बात करते हैं इसकी, तो लेट्स से ये प्रोजेक्टाइल मोशन है, तो इसको मैं अगेन 3 पॉइंट में करूंगा, ए बी और सी। लेट्स से इसको ऊपर जाने का जो टाइम है ये है हमारा टी ए और नीचे आने का टाइम है टी बी। कितना है? टी बी। वे टी क्या है? ऊपर जाने का टाइम और नीचे आने का टाइम है टी बी। तो अगर आप बोलो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है तो आप बोलोगे टी ए प्लस टी बी। सही है। और मैंने अभी आपको क्या बोला, दोनों टाइम क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो सीधा मैं लिख दूं टी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2t। क्लियर है? यहां तो समझ में आ गया। लेट से ऊपर जाने का टाइम टी ए है, आने का टी बी है, दोनों बेसिकली सेम ही होते हैं, टी होते हैं ना। तो दोनों को अगर मैं डबल कर दूंगा किसी भी एक को तो वो असल में हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट निकल जाएगा, क्योंकि टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा है ए से सी का। ठीक है, अब बात करते हैं निकालना कैसे। तो अगर हमने ये टी निकाल दिया तो वी कैन इजीली फाइंड कैपिटल टी। ओके, अब आपको यहाँ पर मोशन की कुछ इक्वेशंस लगानी है, बहुत सिंपल सी चीज है, बाकी डेरिवेशन नहीं भी करोगे तो भी ठीक है। ओके, देखना क्या, देखो यहाँ पर हमें पता है सिर्फ यू और थीटा। क्या पता है? यू और थीटा। अच्छा, यहाँ पर मेन है कि बॉल ऊपर जा रही है, तो यहाँ पर हमें यू साइन थीटा वाला कंपोनेंट से काम करना है। कॉस थीटा हम तब लेंगे जब रेंज की बात करेंगे, अभी हमें किस पे ध्यान रखना है? यू साइन थीटा पे। लेट्स से इस ए पॉइंट पर अगर मैं बोलूं वेलोसिटी क्या है तो आप बोलोगे यू है ना। बी पे क्या होगा? यू साइन थीटा 0। बेसिकली अगर आप ऐसा देखो हमें सिर्फ हाइट से मतलब है ना, यहाँ पर यू साइन थीटा होगा, बी पे यू साइन थीटा 0 होगा। ओके, लेट्स से यहाँ तक यहाँ जाने का जो समय है वो क्या है? टी है। हमने पहले ही बोल दिया ऊपर जाने का समय है। ओके, जब हम किसी चीज को नीचे से ऊपर फेंकते हैं तो एक्सेलरेशन कौन सा आता है? जी। पढ़ा था ना हमने, जी। प्लस का कि माइनस का? अपोजिट जा रहे हैं तो यहाँ पर आएगा माइनस का जी। अब इसमें हमें मोशन की इक्वेशन लगानी है। ये हमारा u हो गया, ये हमारा v हो गया, ये t है और ये हमारा a है। तो हमें निकालना क्या है? t निकालना है। तो पहली इक्वेशन क्या होती है? v इक्वल्स टू यू प्लस ये t, तो अपने यहाँ पर gt हो जाएगी। तो यहाँ वैल्यू रख देते सीधा। v कितना है? 0। u साइन थीटा, v इक्वल्स टू u माइनस gt। सही है। तो t कितना आ गया? u साइन थीटा बाय जी। क्लियर है सभी को? है ना। अब हमें पता है कि t क्या होता है? डबल ऑफ स्मॉल t, तो बस 2 आगे जोड़ दो। तो हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ गया? 2u साइन थीटा बाय। सभी को क्लियर है? तो हाँ, हमारा पहला फॉर्मूला आ गया। अब इस फॉर्मूले देखो क्या क्या गिवन है। इस फॉर्मूले में क्या क्या गिवन है? u ऑलरेडी हम जानते हैं, थीटा हमें पता है, g कांस्टेंट है। तो मैंने आपको जो बोला था वही हुआ है ना कि दो ही चीजें जो होती है जो आपके कंट्रोल में है। अब इसमें एक जो सबसे अच्छी चीज है कि मास की कहीं भी जिक्र नहीं हुआ है। कहीं पर मैंने बोला है बॉडी का मास कितना है, तो ये बहुत एक अच्छी यहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी होती है। आपको कंफ्यूज करने के लिए बोलते थे अगर मास को डबल कर दें तो बताओ टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ेगा कि घटेगा। आप सोचने लगते हो कि यार भारी है तो शायद जल्दी आ जाएगा, ऐसा माइंड में आता है ना। हल्का है तो बहुत देर तक रहेगा हवा में, बट इन रियलिटी वो एयर फ्रिक्शन की वजह से, हाँ वो एयर फ्रिक्शन होता है, हम यहाँ पर ले ही नहीं रहे। तो इन रियलिटी अगर यहाँ देखें प्रैक्टिकली तो मास का कोई इफेक्ट ही नहीं है, तो वो सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए है, बिकॉज इस फॉर्मूले में कहीं पर भी क्या मास नहीं आया है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि मास पे ये डिपेंड नहीं करता। अब बात यहाँ पर होती है कि सर क्वेश्चन कैसे आएंगे। पहला क्वेश्चन तो फॉर्मूला आपको आना चाहिए, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ सकते हैं। अच्छा, ऊपर जाने का समय अगर पूछ लें तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यू साइन थीटा बाय जी। 2 हटा देना बस, और नीचे आने का समय भी वही यू साइन थीटा बाय जी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि क्वेश्चन आने के चांसेस वो ये हैं कि न्यूमेरिकल वाले नहीं आएंगे, रिलेशन वाले आएंगे। कैसे आएंगे? रिलेशन। चले आगे।
ओके, अब इस फॉर्मूले पे थोड़ा फोकस रखना, इसी फॉर्मूले की बात कर रहा हूँ। फॉर्मूला क्या था? 2u। अब रिलेशन देखो कितने सारे बना सकता हूँ, इनफाइनाइट क्वेश्चन बना सकता हूँ यहाँ से रिलेशन वाले, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं इसके अंदर टोटल कितनी क्वांटिटीज आ रही है। जी को तो मैं चलो समझ लेता हूँ, वो भी बदल रहा है, क्योंकि अगर आप मून पे चले जाओगे तो जी भी बदल जाएगा, ठीक है। यू, थीटा और जी और टी, टोटल कितनी क्वांटिटी आ रही है? 4 क्वांटिटीज आ रही है। तो अभी टी को मैं साइड में रखता हूँ, तो बेसिकली यू, थीटा और जी। अब होता क्या, किसी दो को कांस्टेंट कर दो, बाकी दो में रिलेशन निकल जाएंगे। जैसे पहले केस में एग्जांपल दे रहा हूं, बाकी सारे केसेस मैं करवा नहीं सकता, बहुत सारे बनेंगे। पहला केस है कि मैं थीटा और जी को क्या रख रहा हूं? कांस्टेंट। तो मैंने थीटा और जी को क्या रखा? कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? बदलते नहीं है। फॉर एग्जांपल, मैंने एक बॉल को फेंका 40 डिग्री पर और एक बॉल को फेंका मैंने 40 डिग्री पर दोनों में फर्क क्या है? पहले वाले को 10 की स्पीड से फेंका, अब इस वाले को मैं 20 की स्पीड से फेंक रहा हूं। दोनों एक ही अर्थ की सरफेस पे है। समझ में आया? अर्थ की सरफेस से मैंने दो बॉल को फेंका, दोनों को 40 डिग्री पर फेंका, बट दोनों की स्पीड कैसी थी? अलग अलग थी। तो ये वही केस नहीं हो गया? जी और थीटा क्या है? सेम है। तो कौन बदल रहा है? यू बदल रहा है। और किसके साथ रिलेशन निकालना है? तो क्या आएगा बताओ? टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यू। सही है ना? सही है। इसका मतलब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, T1 अपॉन T2 इक्वल्स टू U1 अपॉन U2। इससे बहुत टाइम बचेगा, मैं फिर बता रहा हूं। अभी मैंने आपको जो केस दिया ना, दो वाला, कि पहले केस में 40 डिग्री से उसने 10 की स्पीड से फेंका, फिर वापस 40 डिग्री से 20 की स्पीड में फेंका। तो बताओ टाइम पीरियड का क्या रिलेशन आया? पहले वाला टी और अब वाले टी में क्या फर्क है? क्या कितने टाइम से जो भी है ना? तो सेम, अगर आपने स्पीड को डबल किया तो टी भी डबल हो जाएगा। बात समझ में आ गई? तो ऐसे रिलेशन वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे इसमें अगर आपको बोल दें कि अगर u को बढ़ा दें तो t भी बढ़ जाएगा और रेट भी सेम होगी। रेट सेम का मतलब ये है कि जितना आप इसको बढ़ाओगे उतना t बढ़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने अगर u को 10 गुना कर दिया तो आपका t भी 10 गुना बढ़ेगा। क्लियर है? समझ में आ गया? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ऐसे क्वेश्चंस यहाँ बनते हैं। अभी मैंने किसको कांस्टेंट किया था? अब आप ऐसे कितने सारे पेयर बना सकते हो? देखो, अगर मैं अब यहां पर बोलूं कि अब लेट से अपन ले लेते हैं u और g कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? एग्जांपल देके देता हूं आपको। आपने दो बॉल्स को फेंका, दोनों की स्पीड 40-40 थी, बट दोनों का एंगल अलग अलग था। एक 60 पे फेंका और एक 30 पे फेंका, दोनों अर्थ की सरफेस पे ही फेंके। अब बताओ क्या रिलेशन आएगा? तो अब किसका रिलेशन बचा? थीटा का। तो u इज डायरेक्ट, सॉरी, t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। सही है? बाकी सारी चीजें हटा दो, बिकॉज कांस्टेंट है, बदल नहीं रहे। और इसको आप ऐसे लिख सकते हो, T1 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। एंड में क्वेश्चन भी करवा दूंगा इस पे, ठीक है? समझ में आया? ठीक है। थीटा तो कांस्टेंट रहता है ना, साइन थीटा तो क्यों? सर दो अलग अलग केस है। अलग अलग केसेस में कह रहा हूँ, अगर थीटा बदल रहा हो बट यू सेम हो, ठीक है? अच्छा, तीसरा केस और क्या बन सकता है? लेट्स से आपने किसी बॉल को यहाँ पर 10 की स्पीड से 30 डिग्री एंगल पर फेंका और वहीं पर आप मून पे चले गए और मून पे भी 10 की स्पीड से 30 डिग्री एंगल पर फेंका। अब दोनों में फर्क क्या आ गया? जी का। ऑल्दो अगर आप सरफेस पे हो तो जी को हम कांस्टेंट मानते हैं, बट हमें भी पता है जी बदलता है। तो लेट्स से वो वाला केस भी ले लेते हैं कि अगर जी भी बदल जाए, ठीक है? तो थर्ड केस में क्या आ जाएगा? आप क्या कांस्टेंट लेंगे? यू और थीटा। अब यू और थीटा कांस्टेंट है तो किस में अंतर देखेंगे? जी में। कैसा आएगा? इनवर्सली। तो t इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू g। अब इसका क्या मतलब है? अगर g बढ़ेगा तो t घटेगा। इनवर्सली का मतलब तो यही होता है। तो अगर आप मुझे बताओ मून पे ले जाएंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? बताओ, बढ़ेगा घटेगा? टाइम ऑफ फ्लाइट कम हो जाएगा। अगर आप जाओगे तो g जो होता है वहां का कम होता है, तो g अगर कम होगा तो t बढ़ जाएगा, यानी कि बहुत स्लो वो चलेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट बढ़ने का मतलब समझते हो? बहुत देर तक वो हवा में रहेगा, और जो कि ट्रू भी है। मून पे अगर किसी को फेंकोगे तो उसको नीचे आने में बहुत टाइम लगेगा। अगर आप अर्थ पे कह रहे हो 2 सेकंड में आ रहा है तो वहां पर वो 60 टाइम्स में आएगा। अभी आगे जाके बात करते हैं, ठीक है? समझ में आया? अच्छा, अब जरूरी नहीं है हर बार 2 को कांस्टेंट करें। जरूरी नहीं हर बार 2 को कांस्टेंट करें, एक को भी तो कांस्टेंट कर सकते हैं। जब एक को कांस्टेंट करेंगे बाकी 2 में रिलेशन निकाल सकते हो। इसलिए मैंने बोला बहुत सारे केसेस बनते हैं, बट मैं आपको सीधा वही कराऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। एक केस बनता है जहां पर मैं बोलता हूं सिर्फ और सिर्फ जी कांस्टेंट है। क्या कांस्टेंट है? जी। अब बताओ कौन दो चीजें बची? थीटा और यू।
अब बताओ रिलेशन क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या था, t इक्वल्स टू 2u, अब कांस्टेंट क्या है g, g को हटा दो 2 को हटा दो, क्योंकि 2 भी कांस्टेंट है, नंबर है, तो रिलेशन क्या आएगा, t डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u sin थीटा। सही है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, t1 अपॉन t2 u1 अपॉन u2 इंटू साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। क्लियर है। अभी मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा फिर आपको समझाऊंगा ये इससे अपन को हेल्प क्या मिलेगी, ठीक है। ओके, अब एक क्वेश्चन देता हूं, इसको लिखो। एक बॉल है जिसकी स्पीड थी 10 मीटर पर सेकेंड, इसको हमने 60 डिग्री पर फेंका, तो इसका टाइम पीरियड आया t। किस पे फेंका, 10 की स्पीड से 60 डिग्री पर, टाइम कितना आया t। अब हमने क्या किया कि हमने बोला कि अब इसको हमने फेंका 30 मीटर पर सेकेंड से, और थीटा हमने अब कर दिया 30 डिग्री, तो अब ये t डैश आएगा, टाइम पीरियड कितना आएगा t डैश। क्वेश्चन कह रहा है t डैश और t का रेशियो क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आया। अब इसमें आप लॉन्ग मेथड क्या है, आपको कहीं पर भी मैंने ये नहीं बदला, अच्छा दोनों अर्थ की सरफेस पे। अब लॉन्ग मेथड क्या है, पहले आप यहाँ से t निकालोगे, फिर आप यहाँ से t डैश निकालोगे, फिर दोनों का रेशियो निकालोगे, तो एक लंबा प्रोसीजर है, क्योंकि आपको g की वैल्यू रखनी पड़ेगी। 9.8 रखोगे तो हो गया काम, क्योंकि 9.8 फिर पॉइंट में आंसर चलेंगे, है ना। बट असल में रियलिटी में क्या है, g तो कांस्टेंट है, तो g की जरूरत पड़ी नहीं रही तो हटा दो ना, तो सीधा रिलेशन कौन सा लगाओगे, ये वाला। तो इसको बोलते हैं शॉर्ट ट्रिक। 2 का कोई मतलब नहीं है, g का कोई मतलब नहीं है। बट अगर आप नॉर्मल मेथड से जाओगे तो दोनों चाहिए, पहले आप t निकालोगे, फिर t डैश निकालोगे, फिर डिवाइड करोगे, डायरेक्ट रिलेशन लगाओ। कितना आ रहा है, 1:√3 चेक कर लेते हैं। √3:1 हो जाएगा t डैश। t डैश अपॉन t पूछा, हाँ, तो √3:1। ओके। अब देखो यहाँ पर एक चीज नोट करो आप, रिलेशन तो यही लगेगा, हाँ, ओके। true बोल रहा है, proportional। तो t अपॉन t डैश किसके बराबर हो जाएगा, u1 अपॉन u2 इंटू साइन थीटा 1 अपॉन साइन थीटा 2। u1 कितना है 10, 10 बाई 30 मल्टीप्लाई साइन 60 √3/2, और नीचे क्या है साइन 60 हाफ, तो 1 और ये ऊपर चला जाएगा 2। सही है, क्लियर है। तो 2 से 2 कैंसिल आउट, यहाँ से ये कैंसिल आउट, तो ये हो जाएगा √3/3। सही है। 1/√3। अब इसको पूछा है t बाय t डैश, हमने क्या पूछा है, t डैश t डैश पूछा था शायद, हमने t डैश सर ये 1/√3 हो जाएगा ना। इसको हम मल्टीप्लाई कर दो ना। तो ये 1/√3, 1 रेशियो हो जाएगा आपका इसका, बट हमें पूछा है t डैश और इसका, तो √3 रेशियो 1, तो इसमें बहुत कम टाइम लगता है। ठीक है, बात समझ में, इसीलिए रिलेशन वाले क्वेश्चंस को ऐसे डील करना है। अब ये टाइम्स में पूछे, रेशियो में पूछे, आप निकाल सकते हो। क्लियर है। फॉर इंस्टेंस आपको उसने t की वैल्यू दे दी, लेट से t मेरा 10 सेकंड है, तो t डैश कितना होगा, सिंपल है ना। t डैश कैसे निकालोगे, ये रेशियो आपके पास आ गया, वहां पर t की वैल्यू रख दो, t की वैल्यू 10 है तो बस सॉल्व कर लो। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको ध्यान क्या रखना है कि कांस्टेंट क्या है जो बदल नहीं रहा है। अच्छा, लास्ट मैं खत्म करूंगा इसके बाद, अगर कुछ भी कांस्टेंट ना हो तो किसको हटा सकते हैं, 2 को। 2 हमारे किसी काम का नहीं, क्योंकि 2 तो नंबर है ना। तो अगर कुछ भी कांस्टेंट ना हो तो क्या आएगा, फाइनल में लिख देता हूं u sin थीटा बाय g। इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं u1 अपॉन u2 sin थीटा 1 अपॉन sin थीटा 2 इंटू g2 बाय g1। सही है। अब ये जो प्रीवियस क्वेश्चन था, इसमें अब आप मुझे बताना इसका आंसर बाद में। पहला वाला केस जो है ये अर्थ का है, दूसरा वाला केस मून का है। सेम क्वेश्चन सेम वैल्यू, बस फर्क क्या है, पहला वाला केस अर्थ का है और दूसरा वाला केस मून का है। ठीक है, बाकी चीज हम कल करते हैं। तब तक सभी अपना ध्यान रखना, तब तक सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।